सच है तो बोलेगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक आशुतोष तिवारी की अदालत ने वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अपील पर पक्षकारों की आंशिक बहस सुनने के बाद अग्रिम सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तिथि मुकर्रर कर दी। ज्ञानवापी मामले में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से विवादित परिसर का भौतिक और पुरातात्विक दृष्टि से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से राडार तकनीक से सर्वेक्षण कराने के लंबित प्रार्थना पत्र पर गुरुवार दोपहर 12 बजे के करीब सुनवाई शुरू हुई। न्यायिक अधिकारी के त्रैमासिक मुआयने में व्यस्तता के कारण 22 मार्च को सुनवाई नहीं हो सकी थी। सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि मुकदमा की पोषणीयता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पक्षकारों की बहस पूरी हो चुकी है। हाई कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है। अपील की कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाए। अदालत ने पुरातात्विक सर्वेक्षण की अपील पर दोनों पक्षों की आंशिक बहस सुनने के बाद इसे जारी रखते हुए 2 अप्रैल की तिथि मुकर्रर कर दी है। उधर जिला जज ओम प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने भी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई के लिए 12 अप्रैल 2021 की तिथि मुकर्रर कर दी है। जो साक्ष्य मौके पर मौजूद हैं उन सारे साक्ष्यों को पुरातत्व का ही विभाग दे सकता है और पुरातत्व के माध्यम से उसके साक्ष्य मंगाए जाए। वादी पक्ष से बहस होने के उपरांत प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के तरफ से तो प्रार्थना पत्र समय देने के लिए दिया गया था और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के द्वारा भी प्रार्थना पत्र दिया गया था कि बहस के लिए उनको दूसरा तिथि दिया जाए, परंतु न्यायालय ने यह कहा कि यह एक दिन के बहस का विषय नहीं है, आप कुछ बहस रोज करते जाइए। तो इस मामले को एक दिन में नहीं बल्कि कई तिथियों में बहस के पश्चात निर्णित किया जाएगा। इसलिए वो न्यायालय के अनुरोध पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के अधिवक्ता श्री अभयनाथ यादव ने पुरजोर वादी पक्ष की का विरोध करते हुए अपनी बहस की गई। करीब आधे घंटे की बहस उनके द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अग्रिम बहस के लिए 2 अप्रैल 2021 की तिथि नियत की। चौबेपुर थाना क्षेत्र के डुबकिया बाजार के पास बाइक सवार व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चौबेपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर के रहने वाले हंसराज यादव बाबरपुर स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में कार्य करते थे। आपको बता दें कि हंसराज रोज की भांति ही अपने ऑफिस से दोपहर 4 बजे के करीब घर की ओर लौट रहे थे। तभी रास्ते में दुखिया बाजार के पास गलत साइड से आ रहे अज्ञात बाइक सवार ने हंसराज के बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हंसराज की बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और हंसराज डिवाइडर से भिड़ गया। स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचित करते हुए घायल हंसराज को सिरोही गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें कबीर चौरा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया और वहां इलाज के दौरान हंसराज की मृत्यु हो गई। वो पर्ची दे देगा। मैं कर्नल नंदलाल यादव रिटायर्ड। क्या मामला है कर्नल जी? कौन थाना क्षेत्र का मामला है? ये थाना क्षेत्र चौबेपुर का मामला है। आज दिनांक 25/3/2021 को हमारे जीजाजी अब स्वर्गीय हंसराज यादव पुत्र स्वर्गीय रामनरेश यादव निवासी ग्राम नारायणपुर जुराहा पर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी के रहने वाले थे, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में नौकरी करते थे बाबरपुर के नज़दीक हरहुआ में। आज अपनी ड्यूटी करके 2 बजे से वहाँ से फ्री हुए थे और अपने घर आ रहे थे। तकरीबन 3:45 या 4 के करीब डुबकिया बाज़ार में पेट्रोल पंप के सामने ये अपनी साइड से आ रहे थे और रॉन्ग साइड से एक मोटरसाइकिल अनभिज्ञ मोटरसाइकिल सवार इनको टक्कर मारा है, ज़बरदस्त टक्कर मारा है। ये चूँकि हेलमेट भी पहने थे लेकिन इम्पैक्ट के कारण ये गिरे और डिवाइडर से टकरा गए। वाराणसी के सेंट्रल जेल में कोरोना वायरस का टीका सेंट्रल जेल में बंद 60 वर्ष और 45 वर्ष के ऊपर गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कैदियों को लगाया गया। इस संबंध में बात करते हुए जेल अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप इन लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक 327 कैदियों को कोरोना
वायरस का टीका लगाया जा चुका है। वाराणसी के सेंट्रल जेल में कैदियों को लगाया गया कोरोना का टीका। इस बाबत जेल अधीक्षक ने बताया कि बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं और सेंट्रल जेल में अगर बाहर के जिलों से कोई कैदी निरुद्ध होकर आता है तो सबसे पहले जेल में उसका टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद सावधानी पूर्वक उसको 14 दिन अलग बैरक में रखने के बाद ही फिर उसको अन्य कैदियों के साथ रखा जाता है ताकि कोरोना संक्रमण से किसी भी तरह का कोई भी खतरा ना हो सके। सर, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जेल में क्या कुछ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या चल रहा है? हाँ, सेंट्रल जेल में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। कल 120 बंदियों का वैक्सीनेशन हुआ। आज 6 बजे तक करीब 327 बंदियों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संपादित किया गया है। कब तक पूरे कैदियों को ये वैक्सीनेशन हो जाएगा? क्या कुछ टारगेट है आप लोगों का, कितने लोगों को लगाना है? हम तो चाहेंगे कि हमारे सभी बंदियों का वैक्सीनेशन हो जाए, लेकिन अभी शासकीय नीति जो आई है उसमें 45 साल से ऊपर जो बीमार हैं और 60 साल से ऊपर के बंदियों का ही वैक्सीनेशन हो रहा है। संभवतः आगामी दिनों में सभी बंदियों का वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। सावधानी के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, जबकि अभी फिलहाल में देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं? कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सेंट्रल जेल पर सावधानी बरती जा रही है। जो भी जेल में प्रवेश करता है या निरुद्ध होता है उसका हम लोग टेस्ट करा लेते हैं और टेस्ट कराने के बाद उसे अलग बैरकों में रखते हैं। फिर 14 दिन के बाद ही उसको जेल के मुख्य बैरक में ही प्रवेश दिया जाता है। बिहार विधानसभा में हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के खिलाफ बीएचयू के छात्रों ने की प्रतिरोध सभा। बिहार विधानसभा के भीतर 2 दिनों पूर्व जिस प्रकार से चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला हुआ वो दिखाता है कि सरकार कितनी क्रूर होती जा रही है। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, विरोध की आवाज को बुलंद करने के लिए लंका गेट पर बिहार छात्र युवा संघर्ष समिति के बैनर तले बीएचयू के छात्रों और बनारस के नागरिक समाज ने एक प्रतिकार सभा का आयोजन किया। बिहार विधानसभा में हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के खिलाफ बीएचयू के छात्रों ने की प्रतिरोध सभा। सभा में वक्ताओं ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स अधिनियम लाया है। इस कानून के आने के बाद बिहार पुलिस किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर बिना केस मुकदमा दर्ज किए ही जेल भेज सकती है। ये प्रदेश में न्यायिक और संवैधानिक राज को खत्म करके पुलिसिया राज स्थापित करने की एक मुहिम है जो कहीं से भी एक लोकतांत्रिक तरीके से तो जायज नहीं है। इसी कानून का विरोध करने के लिए जब बिहार विधानसभा में विपक्ष के एक विधायक सदन में धरने पर बैठे तब सदन की गरिमा को तार तार करते हुए नीतीश कुमार ने बाहरी फोर्स को बुलवाया और विधायकों को खूब पिटवाया, जो कि एक अलोकतांत्रिक रवैया है। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। बिहार में पिछले दिनों एक ऐसा कानून आया जिसमें प्रावधान है कि पुलिस किसी भी नागरिक को शक के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आप सभी को याद होगा कि 1919 में भी एक ऐसा ही कानून आया था, काला कानून, रॉलेट एक्ट, जिसका विरोध गांधी जी से लेकर देश के सभी शीर्ष नेताओं ने किया था। तो आज हम उसी कानून को फिर से अपने जीवन में वापस आते देख रहे हैं, वो भी एक लोकतंत्र के अंदर। रॉलेट एक्ट जब आया था तो उसका नाम असली क्या था, ये भी गौर करने वाली बात है। उसका नाम था रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। मतलब कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, जो भी जनता का जो भी समूह आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है, जिस भी जनता के अंदर आपके खिलाफ असंतोष है, उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लाया था। और आज मोदी और नीतीश की जोड़ी ने यह सरकार बिहार के सदन में लाया, जिसका विरोध कर रहे विधायकों को पुलिस और बाहरी गुंडों ने न सिर्फ बर्बर तरीके से पीटा, बल्कि महिला विधायकों को भी बेहद असम्मानीय तरीके से जो है घसीट कर वापस जो है कि सदन से बाहर उठा के फेंका। तो हम उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं और हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदाबाद। कैंट थाना क्षेत्र के डॉक्टर्स कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय अंकित यादव ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आगे की कार्यवाही में जुट गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पांडेपुर स्थित डॉक्टर्स कॉलोनी में इंटरमीडिएट के छात्र अंकित को उसके पिता ने मोबाइल पर गेम खेलने के लिए डांटा तो उसने फांसी लगाकर जान दे दी। अंकित जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत राम बदन यादव का बेटा था। बेटे की मौत के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। राम बदन अपने परिवार के साथ डॉक्टर्स कॉलोनी के सरकारी आवास में दूसरे तल पर रहते थे। दोपहर में वो पत्नी और बेटी के साथ बाहर होली की खरीदारी करने के लिए गए थे। अंकित घर पर अकेला था। जब वो लोग घर लौटे तो उन्होंने देखा कि अंकित बेडरूम में पंखे के सहारे रस्सी से लटका हुआ था। बीएचयू के छात्रों में प्रदेश सरकार को लेकर काफी आक्रोश है। विदित हो कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 3 आईपीएस अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया था। इसी संदर्भ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आईपीएस अमिताभ ठाकुर जो कि पिछली सरकार और वर्तमान सरकार में भी गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते रहे हैं। छात्रों का कहना था कि उनकी ईमानदारी का प्रतिफल उनको जबरदस्ती रिटायर करके प्रदेश सरकार ने दिया है और एक बार फिर अपना तानाशाही रवैया दिखा दिया है। भारी संख्या में छात्रों ने बीएचयू के सिंहद्वार पर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग किया कि अमिताभ ठाकुर का रिटायरमेंट वापस लें। छात्रों का कहना था कि सरकार के इस रवैये से आम छात्र का मनोबल गिरेगा और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के प्रति उदासीन हो जाएंगे। ऐसे ईमानदार अधिकारियों को रोल मॉडल मानते हुए छात्र सिविल सेवाओं की तैयारी में अपनी जान फूंकते हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुनः सेवा में बहाल करके उनको जिम्मेदार पद पे प्रतिष्ठित करें। प्रदेश सरकार होश में आओ, अमिताभ ठाकुर का रिटायरमेंट। इंद्र राय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्व शोध छात्र हूँ और यहाँ तमाम शोध छात्र उपस्थित हुए हैं। इसके साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों से वो छात्र उपस्थित हुए हैं जो आज आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के पक्ष में खड़े हैं। प्रदेश सरकार उनको ज़बरदस्ती रिटायर करके बहुत गलत कर रही है। ये पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया है। चूँकि पिछली गवर्नमेंट में गलत के खिलाफ श्री अमिताभ ठाकुर ने अपनी आवाज़ उठाई थी और उसका भारी खामियाजा भी उन्होंने भुगता था। इस सरकार में भी गलत चीज़ों के खिलाफ लगातार वो बोलते रहे हैं। न सिर्फ एक आईपीएस अफसर बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के भी रूप में उनकी पत्नी का योगदान बहुत ही सराहनीय है। हमेशा से गलत के खिलाफ बोलने वाले, बलिया में माफिया राज खत्म करने का रिकॉर्ड अगर किसी को जाता है तो श्री अमिताभ ठाकुर को जाता है। बच्चा बच्चा प्रदेश का जानता है कि प्रदेश में ईमानदारी का कोई दूसरा नाम है पुलिस विभाग में तो वो श्री अमिताभ ठाकुर थे। उनको ज़बरदस्ती सेवानिवृत्त करके ये सरकार न सिर्फ ये जताना चाहती है कि वो ईमानदारी के साथ नहीं खड़ी है बल्कि वो यह भी जताना चाहती है कि प्रदेश में गुंडा राज कायम है। अतः हम सरकार से ये मांग करते हैं कि श्री ठाकुर को पुनः सेवा में बहाल किया जाए। न सिर्फ बहाल किया जाए बल्कि ऐसे ईमानदार अफसर को पुनः से सेवा में बहाल करके और उनको प्रदेश के पुलिस की कमान सौंपी जाए ताकि प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज और दलाली और भ्रष्टाचार का जड़ से खात्मा हो सके।